पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक मदन मित्रा ने अपने एक बयान में यह कहा है कि भगवान श्री राम हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान थे। ये बयान उन्होंने बीजेपी की आलोचना करने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को हिंदू धर्म की असली समझ है ही नहीं। उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस बयान को पूरे कॉन्टेक्स्ट में ही सामने रखना चाहिए। ये जितना भी आपत्तिजनक है, लेकिन ये बयान एक कॉन्टेक्स्ट में दिया गया। एक घटना का उन्होंने जिक्र किया जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक नेता से यह पूछा था कि वो भगवान श्री राम को मुसलमान मानते हैं और अगर बीजेपी को ज्यादा जानकारी है तो वो भगवान राम को हिंदू साबित करके दिखाए। यानी ये बयान बीजेपी के हिंदुत्व का विरोध करने के लिए था, लेकिन मदन मित्रा ने इसके लिए भगवान श्री राम को आधार बना दिया। वो इस बात को ही भूल गए कि भगवान राम करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं। उनके इस बयान से कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए इसमें जबरदस्ती भगवान श्री राम का जिक्र किया और उन्हें मुसलमान तक बता दिया। और अब इस बयान को लेकर खूब विवाद हो रहा है। आप भी पहले इस पूरे बयान को सुन लीजिए। আমি একবার ওদের সবথেকে বড় নেতাকে সুযোগ পেয়ে দিল্লিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি কি করবেন? আপনি প্রমাণ করুন রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল কি ছিল? কেন রাম লক্ষণ ওটা হলো নাকি? ঠিক করে বলুন। দশরথ কৃষ্ণ এসব বললে হবে না তো। রাম হিন্দু ছিল, আমি বলছি, আমি মদন মিত্র, গোটা ভারতবর্ষের বাজারে ছড়িয়ে দিন। কি করবে বিজেপি? মারবে। গীতা বলছে যা হবার তাই হবে। এভরিবডি ইজ ডেস্টিন। তোমার সঙ্গে যখন যা ঘটার, তুমি অর্জুন এখন না তুললে তুমি কর্ণকে মারতে পারবে। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পূর্বী শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল। রামের পদবী কি? অনেকক্ষণ বাদে একজন বড় কাঠিয়া বাবার মতো একটা বড় পাগড়ি করা, মাফ করবেন কাঠিয়া বাবাকে আমি অপমান করিনি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, জটাধারী একজন ব্রাহ্মণ, সে এসে গম্ভীর ভাবে, তার একদিকটা মোদি একদিকটা অমিত শাহ, বলল রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি, যা চলে। ও লাভলি। আচ্ছা, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি, এই কোন হিন্দু বিশ্বাস করেন এখানে? আর এইটা বিশ্বাস করে আপনারা ধেই ধেই করে পুজো দিতে যাবেন, শাঁখ বাজাতে যাবেন? सोचिए, क्या अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसके लिए भगवान राम को लेकर इस तरह का मजाक करना या उनके आधार पर चोट करना या फिर ऐसे वक्त पर हजारों लाखों करोड़ों उनके जो भक्त हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान कैसे हो गया? सोचिए, भगवान राम को मुसलमान बताकर बीजेपी का ये विरोध कैसा है? आज मदन मित्रा से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वो किसी और धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? मदन मित्रा टीएमसी के वही नेता हैं जिन पर शारदा घोटाले के आरोप लगे थे। इसके अलावा उनसे साल 2014 के नारदा स्टिंग मामले में भी पूछताछ हुई थी। ये वही मामला है जिसमें ममता सरकार के 7 सांसदों, 4 मंत्रियों, एक विधायक पर सरकारी प्रोजेक्ट के बदले रिश्वत मांगने के आरोप तक लगे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मदन मित्रा पर पहली बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप नहीं लगे हैं। साल 2021 में उन्होंने एक न्यूज चैनल पर झूठा दावा करते हुए कहा था कि भगवान परशुराम कभी भी बीफ के बगैर खाना नहीं खाते थे, मतलब कुछ भी, और माता सीता खुद उनके लिए इस बीफ को पकाती थी। उस वक्त मदन मित्रा अपने इस दावे को साबित नहीं कर पाए थे और कुछ दिनों के बाद ये मामला अपने आप शांत हो गया। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक में यह खुलासा हुआ है कि अरब के मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान मूल के हैं और पाकिस्तान के जो लोग हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में मक्का की यात्रा पर जाते हैं वो वहां भीख मांगने लगते हैं और वापस अपने देश कभी लौटते ही नहीं। मैं आपको दिखाती हूं बड़ी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसी ने ये निकाला है और ये जानकारी जो अब सामने आ रही है ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है, इंटरनेशनल बेइज्जती वाली है। ये बेसिकली ये पूरी खबर जो है ये इंटरनेशनल बेइज्जती वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने भिखारियों में के बारे में कौन सी नई जानकारी दी है।
सबसे पहले आप ये देखिए कि सऊदी अरब अब तक 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को, चोरों को, अब तक सऊदी अरब का हम आपको दिखा रहे हैं 56,000। वहीं पर 2025 में 24,000, दुबई से 6,000, अजरबैजान से 2,500। तो ये जो भगाए गए पाकिस्तानी भिखारी और चोर हैं, इनकी संख्या आप कल्पना कीजिए। ये सिर्फ सऊदी अरब से इतने सारे भेजे गए हैं 56,000। ये जो 24,000 आप देख रहे हैं 2025 में अब तक भेजे जा चुके हैं। दुबई से 6,000 भेजे जा चुके हैं। अजरबैजान से वापस पाकिस्तान 2,500 भेजे जा चुके हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि भिखारियों की जो संख्या है, जो सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस भेजे जा रहे हैं, उनकी संख्या क्या है। अजरबैजान भी भेज रहा है। सोचिए, पाकिस्तान ने यह भी बताया है कि उसके कई नागरिक अब इंटरनेशनल लेवल के भिखारी बनते जा रहे हैं। और हालात ये हो गई है कि जितने लोग पाकिस्तान के दूसरे देशों में जाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग कभी वापस लौटकर आते ही नहीं। एक बार मौका मिला पाकिस्तान से निकलने का, वापस जाने का नाम नहीं लेते हैं। इस साल पाकिस्तान से 24,000 लोग कंबोडिया गए, लेकिन इनमें से 12,000 लोग वापस ही नहीं लौटे। इसी तरह 4,000 लोग म्यांमार गए, जिनमें 2,500 लोग बाद में गायब हो गए। गायब मतलब आप सोचिए, जिस देश में मौका मिलता है वहीं पर आधे लोग बस जाते हैं, जो जाते हैं घूमने। अब कहा जा रहा है कि ये साउथ एशिया के देशों में भिखारी बन गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने खुद इस साल 66,154 लोगों को एयरफोर्स से वापस कर भेजा है। और उसका कारण यह भी है कि ये सभी लोग भीख मांगने के लिए और चोरी करने के लिए अरब के मुस्लिम देश जाना चाहते थे। 66,154 लोग, जो ये 2025 का कैलेंडर है, लोगों को सरकार ने एयरपोर्ट से वापस घर भेजा है। कल्पना कीजिए क्या स्थिति है। भीख मांगने अरब देश जा रहे थे तो इनको डर लग गया पाकिस्तान को, और 66,000 लोगों को वापस करना पड़ा। ये तो स्थिति है इस वक्त। पाकिस्तान से हर साल 6 से 8 लाख लोग विदेशों में जाते हैं, जिनमें से 4 से 5 लाख लोग कभी वापस नहीं आते। मोटे तौर पर यह डेटा याद रखिएगा। जब भी कोई पाकिस्तान परस्त अगली बार आपको मिलता है, जो पाकिस्तान का बखान करता हुआ दिखता है, तो उसको यह आंकड़ा बता दीजिएगा। 6 से 8 लोग जाते हैं, लाख लोग जाते हैं हर साल, और 4 से 5 लाख लोग कभी वापस ही नहीं आते। भिखारी, चोरी, जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बनता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मक्का जैसे पवित्र स्थल पर जेब काटने वाले लगभग सभी चोर पाकिस्तानी मूल के हैं। पिछले साल सऊदी अरब ने बताया था कि उसने मक्का में जिन चोरों और भिखारियों को गिरफ्तार किया, उनमें 90% पाकिस्तानी मूल के थे। आप पाकिस्तान की मीडिया को सुनिए, जहां इन भिखारियों को लेकर दिन रात बहस हो रही है। पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि उन्हें अब दूसरे देशों में जाने में शर्म आती है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के नेता बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान की सरकार खुद इन भिखारियों को भीख मांगने से चाह कर भी नहीं रोक सकती है। जुलाई 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के भिखारी हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। यह पैसा पाकिस्तान की कुल जीडीपी के 12% और सालाना बजट का 61% है। यह आंकड़ा एक बार फिर से समझिए। ये जो भिखारी है ना, ये पाकिस्तान की ही रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के भिखारी हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं, और ये उनकी जीडीपी का 12% है। मतलब 12% जीडीपी ग्रोथ तो उनको भिखारियों के पैसे से मिलती है। सालाना बजट का 61% के बराबर है जो कमाई भिखारियों की है। आज अगर पाकिस्तान के भिखारियों ने भीख मांगना बंद कर दिया तो पहले से कंगाल पाकिस्तान का पूरी तरह दिवाला निकल जाएगा। ये सवाल तो पूछना लाजमी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने दुनिया के 8 युद्ध रुकवा दिए। इसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि जो अमेरिका इस वक्त शांति की सबसे ज्यादा बातें कर रहा है, वही अमेरिका इस दुनिया में हथियारों का ढेर लगा देना चाहता है। मैं आपको दिखाना चाहती हूं, अमेरिका के सेनेट में नए साल के लिए जो ये रक्षा बजट है को मंजूरी मिली है, और वो क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसी पर देखेंगे। जब ये पूरा मामला अब सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि एक के बाद एक खर्च बढ़ाता चला जा रहा है अमेरिका। अमेरिका की सेनेट में नए साल के लिए रक्षा बजट को मंजूरी मिल चुकी है, और ये रक्षा बजट 170 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा होने वाला है। कल्पना कीजिए, नए साल में ये देखिए जो रक्षा बजट है अमेरिका ने बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2026 के लिए
ये लगभग आप समझ लीजिए कि 81 लाख करोड़, 81 लाख करोड़। नए साल के लिए अमेरिका का रक्षा बजट 901 बिलियन डॉलर यानी 80,98,000 करोड़ रुपए होगा। यह पिछले साल के रक्षा बजट से लगभग 58,000 करोड़ ज्यादा है। 58,000 करोड़ बजट में इजाफा किया है अमेरिका ने। साल 2022 से अब तक अमेरिका के रक्षा बजट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उसकी वृद्धि हो चुकी है। ये देखिए 11 लाख करोड़, वर्ष 2022 से लगभग 11 लाख करोड़ यानी 11 लाख करोड़ का तो इजाफा हुआ है। और यह पैसा सीधे सीधे हथियारों पर खर्च हो रहा है जो शांति तो बिल्कुल नहीं लाते। इनमें 14,60,000 करोड़ रुपए खर्च करके नए हथियार खरीदे गए हैं। 13 लाख करोड़ रुपए नए तरह के आधुनिक हथियारों को विकसित करने के लिए खरीदे गए हैं। जूम इन करके एक एक दिखा सकते हैं। सबसे पहले ये लगभग 14.5 लाख करोड़ है नए हथियार खरीदने के लिए। उसके बाद आ जाइए आधुनिक हथियारों के विकास पर कि उनको कैसे डेवलप किया जाए, उस पर 13 लाख करोड़। और उसके बाद आ जाइए परमाणु हथियारों पर, जिस पर 3 लाख करोड़ अमेरिका ने खर्च किए हैं। और फिर है सेना की गतिविधि और रख रखाव पर लगभग 26 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो यह है पूरा खाका। सोचिए इतने हथियार बनाकर अमेरिका कौन सी शांति लाना चाहता है, और क्या रक्षा बजट में इतनी वृद्धि करने से दुनिया के दूसरे देश उत्तेजित नहीं होंगे? दुनिया में जिन 5 देशों का सबसे ज्यादा रक्षा बजट है, उनमें अकेले अमेरिका का रक्षा बजट काफी, जो बाकी के 4 देश हैं उनके रक्षा बजट से दोगुना है। एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अमेरिका का हमने आपको बता दिया कि साल 2026 के लिए उन्होंने कितना पैसा रखा है, 80,98,000 करोड़ रुपए। अब आ जाइए चीन पर 23,54,000 करोड़ रुपए। फिर आइए रूस पर 13,76,000 करोड़ रुपए। भारत 6 करोड़ 81 लाख रुपए। और फिर सऊदी अरब 6 करोड़ 59,000 रुपए। अब ये चारों को जोड़ दीजिए। जब आप इन चारों को जोड़ेंगे 23,000, 13,000 ये और ये 12,000 मान लीजिए इन दोनों का, मतलब उससे भी दोगुना है। अमेरिका का रक्षा बजट 80,98,000 करोड़ रुपए का है, जो ये साफ साफ बताता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन ये बयान देते हैं कि उन्होंने दुनिया के 8 युद्ध रुकवा दिए। एक सेकंड, शायद मैंने इस पे गलत डेटा बता दिया था, आपको फिर से बताती हूं। भारत में 6,81,000 करोड़ रुपए। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं और वो एक शांति दूत है। लेकिन कड़वा सच पता है क्या है? कड़वा सच ये है कि दुनिया में जो देश युद्ध लड़ रहे हैं उन्हें हथियार, पैसा सब अमेरिका दे रहा है। इस नए रक्षा बजट में भी यूक्रेन को अमेरिका ने 7,056 करोड़ रुपए दिए हैं। जूम इन करके दिखाइए ये वाला। एक तरफ आप कहते हैं, दावा करते हैं कि हम युद्ध रुकवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही फंड कर रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं साहब यूक्रेन को 7,056 करोड़ रुपए। अब आ जाइए ताइवान पर। ताइवान को 8,987 करोड़ रुपए। उसके बाद आ जाइए इजराइल को 5,292 करोड़ रुपए। ये सारा पैसा और हथियार इतने पैसों के कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। सोचिए जो देश पहले से युद्ध और संघर्ष में फंसे हुए हैं उन्हें अमेरिका हथियार, रक्षा मदद देकर कौन सी शांति ला रहा है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया? इस पार्टी का नाम क्या है? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। A, B, C। आप इसे ज्यादातर लोगों का जवाब या तो बीजेपी होगा या आम आदमी पार्टी होगा, क्योंकि दिल्ली में मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला था। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि जिस कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुला था उसके चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कांग्रेस ने किए थे, तो आप क्या कहेंगे? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च यानी ADR की नई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी ने खर्च किया था। कांग्रेस पार्टी के प्रचार पर 40 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च हुए थे। बीजेपी ने 39 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च किए थे। नंबर्स आपके सामने हैं।
हालांकि मार्जिनल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा खर्च किए थे, आम आदमी पार्टी ने लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सोचने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुला था, जबकि बीजेपी ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती थी। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 9 राजनीतिक दलों को इन चुनावों में 170 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जिनमें कुल 93 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च हुए थे। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा 88 करोड़ रुपए का चंदा मिला वो बीजेपी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 64 करोड़ 31 लाख रुपए का चंदा मिला और आम आदमी पार्टी को 16 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसका मतलब यह हुआ कि जो कांग्रेस लड़ाई में भी नहीं थी, मतलब नंबर्स तो यही बता रहे हैं, हालांकि उन्होंने पूरी ताकत इस बार झोंकी थी। उनको ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी अगर अपना जमीन खोती है तो फायदा उनको होगा, लेकिन जिसकी 70 में 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, 70 सीटों में 67 सीटों पर सिर्फ 3 सीटों पर जमानत जब्त नहीं हुई, वो हारे। 67 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। उसी सत्ता में रही आम आदमी पार्टी से भी 4 गुना ज्यादा चंदा मिला और सबसे ज्यादा खर्च भी कांग्रेस ने किया। आप ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के लिए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसा साबित हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने ना सिर्फ पार्टी के प्रचार पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, बल्कि सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस की जेब में आया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए 5 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च किए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए और बीजेपी ने सबसे, अगर आप देखिए तो जो उनका डेटा है, दूसरे नंबर पर बीजेपी होगी। उन्होंने 5,26,000 करोड़ रुपए खर्च किए और 3 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। इससे यह धारणा पूरी तरह गलत साबित होती है कि कांग्रेस के पास पैसों की कमी है और वो चुनाव में खर्च के मामले में बीजेपी का मुकाबला कर नहीं पाए। सच तो यह है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा पैसा खर्च करके भी सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है और हकीकत में कांग्रेस की असली समस्या वोट चोरी नहीं, बल्कि उसकी असली समस्या उसका कमजोर संगठन है। कोई भी पार्टी तभी चुनाव में प्रचार कर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है जब उसके जमीनी संगठन में खामियां होती है, जब उस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों तक नहीं पहुंच पाते और सिर्फ मीडिया, अखबारों, सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का वो सहारा लेती है। दिल्ली के चुनाव में यही हुआ और हमें लगता है कि एडीआर की इस रिपोर्ट पर कांग्रेस को गंभीरता से मंथन करना चाहिए। इन उदाहरणों से समझिए। पहला उदाहरण हमारी संसद है, जहां आज प्रदूषण पर बहस होनी थी। जनता सोच रही थी कि विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाएगा, सत्ता पक्ष को जवाब और ठोस समाधान देने होंगे, लेकिन इस समस्या के प्रति हमारे जनप्रतिनिधि इतने गंभीर थे कि आज इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। इस बहस को कल के लिए टाल दिया गया। कल शीतकालीन सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है, मतलब समाधान तो छोड़िए, ठीक से अगर बहस हो जाए तो गनीमत है, एहसान है। दूसरा उदाहरण है सरकारी एक्शन। दिल्ली एनसीआर की हालत यह है कि यहां का AQI पूरे साल खतरे के निशान से ऊपर रहता है। सर्दियों में जब प्रदूषण अपना रौद्र रूप दिखाता है, AQI 400-500 तक पहुंचता है, तब दिखावे के लिए सरकारी मशीनरियां एक्शन लेती हैं। ग्रैप 1, 2, 3, 4 जैसे नियम कागजी तौर पर लागू कर दिए जाते हैं। फिर चाहे वो नियम लागू हो या ना हो, केवल कहने के लिए हो जाता है कि सरकार कुछ तो कर रही है। दिल्ली का AQI आज 400 से 500 के बीच है। सुबह इतना स्मॉग था कि बाहर निकलते ही लोगों का गला चोक हो रहा था, सांस लेना मुश्किल। क्या आप जानते हैं कि सरकारी एक्शन के तौर पर क्या किया गया? जनता के ऊपर 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए के चालान किए गए। जनता से कहा गया कि अगर उनकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और चालान होगा अलग से। कीजिए चालान, रोकिए ऐसी गाड़ियों को, लेकिन समयबद्ध तरीके से इसको हमेशा के लिए लागू कीजिए। आपको ठोस कदम उठाने होंगे। नी जर्क सडन रिएक्शन से चालान काट देने से यह प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला है। सरकार द्वारा लिया गया यह एक्शन गलत नहीं है। सच यह है कि 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते चालान करने से प्रदूषण कम नहीं होगा। आपको यह पूरे साल करना होगा। यह सालाना समस्या है। ये नहीं कि अभी ऑड इवन कर दिया, अभी कुछ दिन चालान काट दिए। आपको पूरे साल ये समझते हुए कि दिल्ली एक लैंड लॉक्ड राजधानी है, आपको पूरे साल ये मेहनत करनी होगी। नियमों का पालन करवाना होगा। कंस्ट्रक्शन अगर रोका जा रहा है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि वो बड़े बड़े एस्बेस्टस की शीट्स के पीछे कंस्ट्रक्शन चलता ना रहे। नियमों का पालन पूरे साल होना चाहिए। सिस्टम को यह समझना होगा कि बाढ़ के पानी में हर
जो साल में अगर आप देखते हैं कि घर डूबा है तो बाल्टी लेकर पानी बाहर फेंकने से हालात सामान्य नहीं होते। तीसरा उदाहरण, वो लोग जो नियमों को जानते हैं पालन नहीं करते। वाहन से प्रदूषण ना हो इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, जनता की है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देते, नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये पता होने के बावजूद कि दिल्ली में ग्रैप 4 के नियम लागू हैं, उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप स्टेज 4 के तहत जो नियम लागू हैं उनके अनुसार BS6 इंजन वाले वाहन, CNG, EV के अलावा किसी भी वाहन की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित है। केवल इमरजेंसी की स्थिति में छूट मिलेगी। दिल्ली में केवल CNG और BS6 इंजन वाले ट्रक आ सकते हैं, हालांकि जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली NCR में हर तरह के कंस्ट्रक्शंस पर रोक है। इसके अलावा कूड़ा, पत्तियां, जो बायोमास है उसको आप जला नहीं सकते। डीजल जनरेटर पाबंदी लगाई गई है, मत चलाइए। क्या प्रदूषण कम करने को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन ठीक से हो रहा है? हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। चालान काटने से अगर प्रदूषण कम हो जाता तो दिल्ली का AQI कब का 30 हो चुका होता। ग्रैप जैसे नियम केवल कागजों पर लागू करने से अगर AQI कम हो सकता तो दिल्ली की हवा यूरोपीय देशों जैसी हो चुकी होती। अफसोस ऐसा नहीं होता है। सरकारी सिस्टम को पता होना चाहिए कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, लेकिन अब जनता को भरोसा दिलाया जा रहा है कि प्रदूषण भले ही हो लेकिन सिस्टम एक्शन में है। आने वाले दिनों में प्रदूषण को कुछ हद तक कम करने के लिए नियमों का पालन करना और करवाना दोनों बहुत जरूरी है। मगर प्रदूषण पर जो सिस्टम पूरे साल नहीं जागा, क्या अब वो जाग गया है? हमने इसी का रियलिटी चेक किया। कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो, कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। और ये बंद हो गई लाइट। अरे बात तो सुनो भाई मेरे। अरे बात तो सुनो। ग्रैप 4 के तहत कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये रात में भी चालू था। हमारी टीम जब वहां पहुंची तो लोग कैमरा देखकर भागने लगे। साइड पे देख सकते हैं कि साफ दिख रहा है कि पोल्यूशन का स्तर क्या है। उसके बावजूद भी चोरी छिपे इस साइड के अंदर काम चल रहा है और कोई कहने सुनने वाला नहीं। हमने खुद ट्रैक्टर ट्रॉली को रोडिया शिफ्ट करते हुए देखा, अंदर JCB चलते हुए देखा। नियमों के तहत दिल्ली में BS6 इंजन वाले वाहनों के अलावा सभी वाहनों पर पाबंदी है, लेकिन ये नियम शायद दिन में लागू हैं, रात में नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर हमें ऐसे कई ट्रक दिखाई दिए जो वहां नहीं होने चाहिए थे। क्या ला रहे हो? सीमेंट है सीमेंट तो अभी बैन है दिल्ली में लाना। जी, बोले यहाँ ला के खड़ी कर दो। कहाँ से लाए हो? ये अंबुजा से। तुमको पता नहीं है कि दिल्ली में अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना बिल्कुल बंद है? हमें सर पता नहीं, हमारे से बोला यहाँ ले आके खड़ी कर दो। पानी का टैंकर तो कहाँ, कौन सी साइड पे लाया है? ये लाए सर। काम चल रहा है अंदर? हाँ है? हाँ। ग्रैप 4 लगने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोरों से इन बड़ी बड़ी टीन शीट्स के पीछे चल रहा है कि जिससे कि कोई इन शीट्स के पीछे ना देख सके। लेकिन अंधेरी रात में इस इलाके में पूरा शोर है कंस्ट्रक्शन का। मशीनों की आवाज जोरों से आ रही है। RMC की मशीनें चल रही हैं, प्लांट चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं रोडियो से भरे हुए। और सवाल ये उठता है कि DPCC कहाँ है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हर बॉर्डर पर उन ट्रकों और वाहनों को रोक रही है जो नियमों के हिसाब से दिल्ली में नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमें कई ऐसे वाहन मिले जो चोरी छिपे या फिर ऊंचे दर्जे की सेटिंग की मदद से
दिल्ली में आवारा घूम रहे थे। दिल्ली से नितिन जैन, दिल्ली आज तक। हर वो शख्स जो इस नियम को तोड़ रहा है, जो इन नियमों की अनदेखी करके आज भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, छिपे चोरी वो अलग अलग तरीकों से पोल्यूशन के तमाम रूल्स के वायलेशन कर रहा है, वो मुजरिम है। न सिर्फ इस मौजूदा पीढ़ी के बल्कि आने वाली पीढ़ियों का, जो इस घुटन भरी हवा में सांस लेने को मजबूर है। सुधर जाइए, हम सबको सुधरना होगा। आज चांदी की कीमतों ने 2 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सुबह 1 किलो चांदी की कीमत 2,750,000 रुपए थी। ये पहली बार था जब चांदी ने 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार किया था। चांदी में ये तेजी देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि अभी इसी साल मार्च में चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम थी। दिसंबर आते आते चांदी की कीमत 2 लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। मतलब यह है कि अगर किसी ने इस साल मार्च में चांदी में 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा तो सिर्फ 9 महीने के अंदर उसका मुनाफा दोगुना हो गया। सोने की कीमतों ने जब 1 लाख का आंकड़ा पार किया था तो माना जा रहा था कि अब लोगों की दिलचस्पी चांदी में बढ़ने वाली है, लेकिन यह दिलचस्पी चांदी की कीमतों में पंख लगा देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। चांदी की कीमतों पर एक आंकड़ा देखिए। साल 2004 में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत जानते हैं कितनी थी? 10,000 रुपए। 2011 में इसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 7 साल में कीमत 5 गुना बढ़ी। फिर इसके बाद अक्टूबर 2024 में चांदी ने 1 लाख रुपए का आंकड़ा पहली बार छुआ था। मार्च 2025 तक इसमें खास बदलाव नहीं हुआ था। मार्च के बाद दिसंबर आते आते कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं और आज जैसा हम आपको दिखा रहे हैं 2 लाख प्रति किलो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी में जो तेजी देखी जा रही है वो तेजी अगले कुछ महीनों और दिखेगी। माना जा रहा है कि इस तेजी बनी रही तो चांदी की कीमतें अगले 1 वर्ष में 2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है, यानी चांदी खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है। चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी के कुछ बड़े कारण। इसका इस्तेमाल कई तरह की चीजों में कच्चे माल की तरह भी होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का भी इस पर असर हो रहा है। चांदी का इस्तेमाल सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोचिप, ईवी में किया जाता है और आने वाले दिनों में ईवी और सोलर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें चांदी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। चांदी की कीमतें बढ़ने की एक वजह ट्रंप के टैरिफ का डर भी है, जिसमें अमेरिकी कंपनियां चांदी का स्टॉक जमा कर रही हैं। इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। कई उद्योग जिनमें चांदी कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है वो इसका स्टॉक जमा कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन पर चांदी की कमी का कोई असर ना